मैनिफेस्टो तो अब जारी होगा। हाँ, वो बहुत छोटा होगा और उसमें तमाम उत्तराखंड की वो तमाम चीज़ें आएंगी, बिंदुवार आएंगी। ईश्वर भी एक ही बार देता है, जनता भी एक ही बार देती है। उसके बाद और मौका मिल गया तो अपने को स्थापित करना फिर उस पार्टी का काम। इस बार जनता मौका दे रही है 70 के 70। इस बार तो अपने आप में एक अच्छा संदेश है इस राज्य के लिए भी और दल के लिए भी। एक एक सीट पे 3-3, 4-4 लोग हैं, ये शुभ संकेत है इस राज्य के लिए। देखिए, जनता परिवर्तन चाह रही है। आप किसी भी आदमी के पास जाएंगे तो सीधे सीधे कहते हैं कांग्रेस और भाजपा ने इस प्रदेश को लूट लिया है, बर्बाद कर दिया है और अब हमें बदलाव चाहिए, परिवर्तन चाहिए। और परिवर्तन के लिए एक ही दावेदार है, उत्तराखंड का। चारों तरफ पूरा जो वातावरण है, लोग बदलाव चाह रहे हैं और जो एक वास्तविक बदलाव, जो वैकल्पिक नीतियों के साथ बदलाव हो सकता है, जनमुखी बदलाव हो सकता है, वो उत्तराखंड का क्रांति दल दे सकता है। ये जनता में एक भावना है। देखिए, बदलाव निश्चित आएगा क्योंकि जो हमने मुद्दे उठाए हैं, जनता के मुद्दे हैं, ये जनता के बीच से आए हैं। ऐसा नहीं है कि ये मुद्दे हम कहीं से लाए हैं। जनता इन चीज़ों को चाहती है। हमने इनको केवल एक कागज़ पे उतारा है और हम एक दल के रूप में इसे जनता के बीच में ले जाएंगे और जनता के बीच में ले जाके इन मुद्दों को अपना बेस बना के हम 2027 का विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे। उसके बाद आने वाले चुनाव लड़ेंगे। मूल निवास तो हमारा मेन मुद्दा है। जब हम पर्वतीय क्षेत्र में रहने वाला आदमी कह रहे हैं और जब हम मूल निवास कह रहे हैं तो मूल निवास का मतलब यह है कि जो आज हमारा उत्तराखंड का भौगोलिक क्षेत्र है जिसमें 13 जिले हैं, उन 13 के 13 जिलों के अंदर जो भी आदमी या उनके पूर्वज 26 जनवरी 1950 को रहते थे, वो आदमी जो है मूल निवासी माने जाएंगे। उनके आने वाली पीढ़ियां भी मूल निवासी मानी जाएंगी। विधानसभा चुनाव 2027 को लेकर उत्तराखंड क्रांति दल ने अपनी तैयारी शुरू कर दी है। ग्राउंड जीरो पर तो लंबे समय से यूकेडी के नेता काम कर ही रहे थे, लेकिन आज से अगर देखा जाए तो विधिवत उत्तराखंड क्रांति दल ने नीतिगत एजेंडा भाग 1 जारी कर दिया है, जिसमें उत्तराखंड प्रदेश के लिए 5 प्राथमिकताएं गिराने का काम यूकेडी की तरफ से किया गया है। और आप देख भी सकते हैं तस्वीरों में यूकेडी के तमाम वरिष्ठ नेताओं ने एकजुट होकर यहाँ पर पत्रकार वार्ता की है। उसमें तमाम अपनी प्राथमिकताएं गिनाने का काम किया है। और सीधे तौर पर अगर शुरुआत करें, कुकृति जी इस वक्त हमारे साथ हैं, यूकेडी के प्रदेश अध्यक्ष। सर, लगातार यूकेडी ग्राउंड पर तो हम देख रहे हैं काम कर रहे थे, लेकिन आज से आपने विधिवत संकल्प नए उत्तराखंड का जारी किया है। क्या इसके पीछे की भूमिका है और किस तरह से ये काम होगा? नहीं, ये तो जिस तरह से धरातल पे काम तो चल ही रहा है, लेकिन जनता के बीच में एक चीज़ जरूर चली जानी चाहिए कि खाली जनता के बीच में जाके फायदा कुछ नहीं कि हमें वोट दो। एक विजन जनता के बीच में चला जाना चाहिए और वो विजन आज से हमने शुरू कर दिया है। ये तमाम जितने भी बिंदु है, कुछ बिंदु ऐसे हैं इसमें ओपिनियन चाहते हैं हम जनता का, कुछ बिंदु ये है जो फाइनल नहीं है। ओपिनियन जनता के बीच में हमने ये प्रश्न डाल दिया है। अब जनता का क्या उसमें फीडबैक मिलता है इसमें, तब हम कोई निर्णय लेंगे। उसमें कुछ बिंदु है ऐसे और कुछ बिंदु ऐसे हैं जो वास्तव में इस राज्य से जुड़े हुए मुद्दे हैं और उन बिंदुओं के अलावा ना ये राज्य कभी बचेगा और ना ये चलेगा। तो पुत्री जी, इसको हम अगर देखें तो क्या ये आपने एक तरह से मैनिफेस्टो जारी कर दिया है या इसको क्या माने? फर्स्ट पार्ट है ये मैनिफेस्टो का। मैनिफेस्टो तो अब जारी होगा हमारा। हाँ, वो बहुत छोटा होगा और उसमें तमाम उत्तराखंड की वो तमाम चीज़ें आएंगी, बिंदुवार आएंगी, है ना? उसका एक भाग है ये। अच्छा सर, जिस तरह से हम यूकेडी का इतिहास देखते हैं, लड़ाई आप लोगों ने लड़ी, सरकार आप लोगों ने बनाई, राज्य आप लोगों ने बनाया, लेकिन क्यों यूकेडी धरातल पर जाती हुई नजर आ रही है? हर चुनाव में आपका डाउनफॉल होता हुआ नजर आता है। नहीं, हमेशा एक चीज़ याद रखिए, जीवन में किसी भी आदमी के लिए एक मौका मिलता है और वो मौका ये है, वो जनता दे रही है इस बार मौका। ईश्वर भी एक ही बार देता है, जनता भी एक ही बार देती है। उसके बाद और मौका मिल गया तो अपने को स्थापित करना फिर उस पार्टी का काम है। इस बार जनता मौका दे रही है, कहीं इसमें हमें कोई संदेह नहीं है। अच्छा, कुछ पिछले दिनों कुछ इस तरह के घटनाक्रम हुए कि कुछ लोग यूकेडी से ऊपर अपने को समझने लगे थे, उनकी बयानबाजी पे आई, आरोप प्रत्यारोप। घटनाक्रम नहीं है ये उन लोगों की मैं कहना नहीं चाहता। वो अब एक आधा कोई हो सकता है पार्टी के अंदर, तो मैं उस पर चर्चा नहीं करना चाहता। ये बहुत छोटी चीज़ें हैं। आप अध्यक्ष चर्चा आप नहीं कर रहे, लेकिन क्या उन लोगों को अपील या क्या उन लोगों को सीधे तौर पर कहना चाहेंगे जो इस तरह की बातचीत करते हैं? नहीं, हो गया है। यहाँ से क्या वो हमारी बात हो चुकी है उनसे, सब कुछ हो चुका है, सब अपने अपने काम पे लग गए हैं इस समय। आज की उसमें कहीं किंतु और परंतु कोई नहीं है, कोई बयानबाजी नहीं है। अच्छा अध्यक्ष जी, 70 सीटें हैं, 70 के 70 आप लोग टारगेट कर रहे हैं या कुछ चुनिंदा सीटों पर फोकस है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। राजनीतिक पार्टी है, 70 के 70। इस बार तो अपने आप में एक
अच्छा संदेश है इस राज्य के लिए भी और दल के लिए भी। एक एक सीट पे 3-3, 4-4 लोग हैं, ये शुभ संकेत है इस राज्य के लिए। चलिए सर, धन्यवाद आपका। और भी लोग हैं, काशी सिंह एरी सर से बात कर लेते हैं। पिथौरागढ़ दूरस्थ इलाके को आप प्रतिनिधित्व करते हैं सर, किस तरह के हालात और क्या तैयारी है? हालांकि मैनिफेस्टो की पहला पार्ट आ चुका है, आगे क्या तैयारी? देखिए, जनता परिवर्तन चाह रही है। आप किसी भी आदमी के पास जाएंगे तो सीधे सीधे कहते हैं कांग्रेस और भाजपा ने इस प्रदेश को लूट लिया है, बर्बाद कर दिया है और अब हमें बदलाव चाहिए, परिवर्तन चाहिए। और परिवर्तन के लिए एक ही दावेदार है, उत्तराखंड का अंदर, और वो चाहते हैं कि उत्तराखंड का अंदर अपने को मजबूत स्थिति में दिखाई दे हमको, तो हम उत्तराखंड का अंदर को इस बार समर्थन देंगे। ये तो है जी सर, जब लास्ट टाइम आपसे मेरी बात हुई थी तब आपने एक बड़ी बात कही थी कि बजट की काफ़ी चीज़ें होती है जिसको लेकर जनता से भी सहयोग आपने उस वक्त मांगा था। आज मौजूदा स्थिति क्या है यूकेडी की? क्या आप चुनाव लड़ने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं? अरे देखिए, उत्तराखंड का अंदर हमेशा ऐसे चुनाव लड़ता है, जनता के सहयोग से लड़ता है, जनता के आशीर्वाद से चुनाव जीतते भी हैं, हारते भी, जो भी रहता है। लेकिन हमारे पास कोई माफिया का पैसा नहीं है, किसी इंडस्ट्रीज का पैसा नहीं है, जनता का पैसा होता है और हमारे कैंडिडेट का प्रयास होता है, उसी से हम चुनाव लड़ते हैं। इस बार भी लड़ेंगे, जीतेंगे। लगता है आप बीजेपी, कांग्रेस जैसे बड़े राजनीतिक दलों को टक्कर दे पाएंगे? जरूर देंगे, जरूर देंगे। ये जनता चाह रही है कि आपकी बार वो बीजेपी और कांग्रेस से देखना नहीं चाहते हैं, ये जनता की ओर से आवाज आई है। इसलिए हमें पूरा यकीन है कि जनता इस बार अपने संकल्प को पूरा करेगी और बीजेपी और कांग्रेस को खदेड़ देगी। चलिए, जंतवाल सर भी मजा है। सर, जब आप राजनीति में थे, विधायक थे मुख्य धारा में, क्या और आज में क्या जी आज में क्या बदलाव देखते सर, तब के विधायकी में और आज की विधायकी में? देखिए, एक दिन मैं माननीय एरी जी के साथ विधानसभा में गया था, तो एक मंत्री जी थे, अब नाम तो उजागर करना ठीक नहीं है, उन्होंने कहा कि जो एक वाइब्रेंट डिस्कशन, जो एक संवाद और जनता के सवालों को उठाने का जो दौर था पहली विधानसभा में, उसके बाद वो नहीं है। मैं तो कभी गया नहीं वहाँ। यही आपका सवाल तो देखिए, आज क्या है, जो उम्मीदें लोगों की थी कि भाई जो भी लोग आएंगे, चलो हमने कहा उत्तराखंड क्रांति दल नहीं है, जो लोग आएंगे कम से कम राज्य की भावना को समझेंगे और आगे बढ़ाएंगे। लेकिन 25-26 सालों के बाद जो आज पूरे प्रदेश में मंथन चल रहा, चिंतन चल रहा, उद्वेलना है, लोगों में एक बड़ा मतलब कश्मकश है, और उस कश्मकश में लोगों ने इस बात को तय कर लिया, जैसा अभी माननीय एरी जी ने कहा, कि जो बड़े दल हैं, जो राज्य की अवधारणा को धरातल पर उतारने वाले नहीं हैं, और इसका कारण उत्तराखंड क्रांति दल ने बार बार बताया भी है। इसका कारण ये है कि राज्य बनने के बाद जो ऑटोनॉमी मिली थी, राज्य की बेहतरी के जो सवाल हैं, राज्य की बेहतरी, उनको विधानसभा के माध्यम से किया जाए और जनता को सहूलियत, वो हो नहीं पाया। इसलिए आज चारों तरफ पूरा जो वातावरण है, लोग बदलाव चाह रहे हैं, और जो एक वास्तविक बदलाव, जो वैकल्पिक नीतियों के साथ बदलाव हो सकता है, जनमुखी बदलाव हो सकता है, वो उत्तराखंड क्रांति दल दे सकता है। ये जनता में एक भावना है, और जैसा अभी पहले कहा भी गया, हम लोगों ने राज्य बनाया जनता के साथ मिलकर बनाया, और असल बदलाव वही होगा जिससे जनता अपने स्तर से उतर के बदलाव करेगी उत्तराखंड क्रांति दल के पक्ष में। क्योंकि बीजेपी और कांग्रेस की जो छल प्रपंच की राजनीति है, वो वास्तविक बदलाव नहीं होता, इसलिए जनता आज भी ठगी हुई महसूस करती है। ये थे उत्तराखंड के वरिष्ठ नेताओं से हमने बातचीत की, विधायक रहे हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं। लेकिन अब उस चेहरे से बात करेंगे, डॉक्टर सुरेश सिंह नेगी जी हैं, जो इस पूरा जो आज एजेंडा यहाँ पर जारी किया गया है, उसके पॉइंट्स जो है, मिनट्स जो है, वो इनकी तरफ से तैयार किए गए हैं। निकिता, जिस तरह से यूकेडी लगातार काम कर रहे हैं, हम भी देख रहे हैं, काफ़ी लंबे समय से एक्टिव है, आज आप लोगों ने प्रॉपर एक नीतिगत एजेंडा यहाँ पर जारी कर दिया, आप उसके मुख्य सूत्रधार हैं, क्या चीज़ें होनी चाहिए, क्या लगता है इन चीज़ों से बदलाव वाकई आ पाएगा? जो 5 प्राथमिकता आप गिना रहे हैं, देखिए, बदलाव निश्चित आएगा, क्योंकि जो हमने मुद्दे उठाए हैं, जनता के मुद्दे हैं, ये जनता के बीच से आए हैं। ऐसा नहीं है कि ये मुद्दे हम कहीं से लाए हैं। जनता इन चीज़ों को चाहती है, हमने इनको केवल एक कागज़ पे उतारा है, और हम एक दल के रूप में से जनता के बीच में ले जाएंगे, और जनता के बीच में ले जाके इन मुद्दों को अपना बेस बना के हम 2027 का विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे, उसके बाद आने वाले चुनाव लड़ेंगे। क्यों जरूरी है? क्योंकि देखिए, जब पर्वतीय एक राज्य बनाया गया था, तो पर्वतीय राज्य उस सुदूर पर्वत में रहने वाले उस व्यक्ति के लिए बनाया गया था जिसके पास ना साधन है, ना संसाधन है, जिसके पास ना पैसा है, ना भविष्य के प्रति कोई आस है, और वही आदमी आज भी पिछड़ा हुआ है। उत्तराखंड आगे बढ़ता जा रहा है, वो आदमी पीछे छूटता जा रहा है। तो हम चाह रहे हैं जो आदमी पीछे छूटता हुआ जा रहा है, इसको मुख्य धारा में लाया जा सके, और वो आदमी विकास की धारा में शामिल हो सके।
तो ये हमारा एक प्रयास है, उसी प्रयास को ध्यान में रखते हुए हमने ये प्रारूप बनाया है, ये रूपरेखा बनाई है। अच्छा निकिता, इसमें शॉर्ट में आपसे समझना चाहूँ, 5 पॉइंट आपने गिनाया, हमने भी थोड़ा थोड़ा पढ़ा है। शॉर्ट में क्या है इनमें, क्या कुछ 5 एक के बाद एक कैसे 5 पॉइंटों पे काम? 5 पॉइंट पे काम हम ऐसे करेंगे, जैसा मैंने आपसे कहा पर्वतीय राज्य बनाया गया, पर्वतीय राज्य की धारणा थी और हम चाहते हैं कि पूरा उत्तराखंड विकसित हो, चाहे वो तराई का जिला हो, चाहे वो पहाड़ का जिला हो, चाहे आदमी उधम सिंह नगर में रह रहा हो, चाहे उत्तरकाशी में रह रहा हो। लेकिन उसके लिए ऐसा नहीं है कि उधम सिंह नगर अगर विकसित हो गया या हरिद्वार विकसित हो गया तो वहाँ हर आदमी विकास को ले पा रहा है, वहाँ भी लोग गरीब हैं। तो हम ये कह रहे हैं कि इसके लिए हमने उत्तराखंड में ये सोचा है, चूँकि तराई की अपनी आवश्यकताएं अलग हैं, पहाड़ों की अपनी आवश्यकताएं अलग हैं, तो हम ये कह रहे हैं कि एक आर्टिकल 371 के तहत, जैसे आज इस देश में 12 राज्यों को ये प्रावधान उपलब्ध है, जिसमें महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटका जैसे राज्य हैं। कर्नाटका में 371J में जो उत्तर कर्नाटका है, जिसको कल्याण कर्नाटका बोला जाता है, उस कल्याण कर्नाटका रीजन में बेसिकली जो बीदर, बेल्लारी टाइप के जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं, इन डिस्ट्रिक्ट्स में लोगों को रिजर्वेशन भी दिया जाता है। वहाँ लोकल कोई नौकरी होती है तो उन्हीं डिस्ट्रिक्ट के लोगों को लिया जाता है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में लिया जाता है। तो उसी तरह से हम ये चाह रहे हैं कि हमारे पहाड़ में जो अलग से जो 2 डिवीज़न हैं, कुमाऊँ और गढ़वा, इसमें से हम कह रहे हैं एक तीसरा डिवीज़न क्रिएट किया जाए, जिसको आप तराई डिवीज़न कहें, और उसमें उधम सिंह नगर और हरिद्वार हो, और उनको उनकी विकास की आवश्यकताओं के हिसाब से विकसित किया जाए। और ये जो पहाड़ के जो 2 डिवीज़न बचेंगे, गढ़वाल और कुमाऊँ, उनको उनके विकास की आवश्यकता के हिसाब से विकसित किया जाए और ये इनके डेवलपमेंट बोर्ड्स बनाए जाएँ, ताकि जो उत्तराखंड का जितने भी पैसे की इनकम होती है, जिसे हम ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट कह रहे हैं, वो या जितना बजट का प्रावधान होता है, उसमें से एक डेडिकेटेड पार्ट यानी इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एसेट्स एंड प्रॉफिट्स जो है वो इन लोगों को भी मिले, ताकि ये लोग भी विकसित हो सकें और मुख्य धारा से जुड़ सकें। तो आर्टिकल 371 में एक व्यवस्था हम ये चाह रहे हैं। दूसरा हम ये चाह रहे हैं कि जो अभी परिसीमन की बात चल रही है, डिलिमिटेशन की, जिसमें मान के चला जा रहा है कि डिलिमिटेशन से शायद पहाड़ों की राजनीतिक ताकत कम हो जाएगी। तो जैसा हमने कहा पर्वतीय राज्य है, पर्वतीय राज्य के पर्वतीय लोगों के लिए बनाया गया था, तो हम ये चाहते हैं जैसे आर्टिकल 371F में सिक्किम में प्रावधान है, आपने वहाँ पर भूटियाज, लेपचास के लिए करीब 50% सीटें रिजर्व कर रखी हैं, 32 में से 15, और एक सांगा कम्युनिटी के लिए कर रखी है, वही लोग वहाँ से चुनाव लड़ सकते हैं। तो हम कह रहे हैं कि जो आज हमारा प्रेजेंट डे रेशियो है उत्तराखंड में, आज जैसे मान लीजिए उधम सिंह नगर और हरिद्वार में मिला के 20 सीटें हैं, 50 सीटें बाकी 11 जिलों में, तो हम कह रहे हैं कि इसी रेशियो को मेंटेन किया जाए, जिसको आप अनुपात के स्तर पर देखते हैं तो 29 और 71 का अनुपात बनता है। तो कल को अगर 105 सीटें भी हो जाती हैं आज के विमेन रिजर्वेशन के संग जुड़ा हुआ जो डिलिमिटेशन का बिल आया है, तो उस हिसाब से भी उत्तराखंड की जो पर्वतीय राज्य हैं, इनकी राजनीतिक ताकत कम नहीं होगी। राजनीतिक ताकत कम नहीं होगी तो सामाजिक ताकत कम नहीं होगी, आर्थिक ताकत कम नहीं होगी, और उत्तराखंड राज्य का जो सपना था वो बना रहेगा। लेकिन इसमें एक सवाल है, उससे खत्म करेंगे इसको। मूल निवास एक बड़ा मुद्दा है, आपने इसमें प्राथमिकता में उस चीज़ को क्या चुनाव में दिए जारी रहेगा और इसका किस तरह से आप लोग देखेंगे? नहीं, मूल निवास तो हमारा मेन मुद्दा है। जब हम पर्वतीय क्षेत्र में रहने वाला आदमी कह रहे हैं और जब हम मूल निवास कह रहे हैं, तो मूल निवास का मतलब यह है कि जो आज हमारा उत्तराखंड का भौगोलिक क्षेत्र है, जिसमें 13 जिले हैं, उन 13 के 13 जिलों के अंदर जो भी आदमी या उनके पूर्वज 26 जनवरी 1950 को रहते थे, वो आदमी जो है मूल निवासी माने जाएंगे और उनके आने वाली पीढ़ियां भी मूल निवासी मानी जाएंगी। तो उस मूल निवासी को लेके ही ये सारा संघर्ष है, जो हम कह रहे हैं कि उसकी राजनीतिक ताकत को बचाना है, सामाजिक ताकत को बचाना है, आर्थिक ताकत को बढ़ाना है। तो मूल निवासी को जो हम सुविधाएं देने की बात करें, जैसे हमने एक एग्जाम्पल दिया था कि गवर्नमेंट के जो टेंडर्स हैं उनमें उनको वरीयता मिले, कुछ लिमिट तक के जो टेंडर्स हैं केवल उन्हीं को मिलें, सरकारी जो नौकरियां हैं उनमें उनको हॉरिजॉन्टल क्षैतिज आरक्षण मिले, ये हम कह रहे हैं, तभी उनको इसका फ़ायदा होगा। और ये जो मूल निवास है, ये मूल निवास जो है ये परमानेंट रेजिडेंस से जो स्थायी निवास है उससे अलग होगा। अब हम ये मूल निवास की अवधारणा को, जैसे मान लीजिए लद्दाख में लागू है मूल निवास की अवधारणा, और जो नॉर्थ ईस्ट में कई सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं, जो नॉर्थ ईस्ट में अगर आप सिक्किम सहित गिनते हैं जो आज 8 राज्य हैं, तो उन 8 राज्यों में से 6 राज्य जो हैं वो 371 में कवर होते हैं। तो या जो बाकी राज्य हैं, मान लीजिए वो शेड्यूल 6 में या शेड्यूल 5 में अगर कुछ कवर होते हैं, शेड्यूल 6 में, तो वो शेड्यूल 6 से कवर होने वाले स्टेट्स में क्या बेसिकली जो वहाँ का ओरिजिनल रेजिडेंट है, मूल निवासी, उसी को प्रोटेक्शन दिया जा रहा है। तो हमारी भी जो सारी संरचनाएं हैं, भौगोलिक, आर्थिक, सामाजिक, मिलती जुलती हैं, तो हमें क्यों ना वो संरक्षण दिया जाए। आपने हिमाचल में दे रखा है, हिमाचल में आपने शेड्यूल 5 में बहुत सारा एरिया कवर कर रखा है, तो हम ये नहीं कह रहे हैं कि चलिए आप हमें शेड्यूल 5 में, शेड्यूल 6 में कवर कीजिए। हम आपसे एक बेसिक चीज़ मांग रहे हैं कि आप हमारे 371 के अंदर एक मैकेनिज्म लाइए, फ्रेमवर्क लाइए, और जो हम अपनी बेसिक आवश्यकता मांग रहे हैं, हम कोई ऐसी डिमांड नहीं कर रहे हैं जो ऐसी हो कि जो मतलब कहीं से अचानक से आ गई हो। हम एक ऐसी डिमांड कर रहे हैं जो ज़मीन से जुड़ी हुई है, जड़ से जुड़ी हुई है, और उस डिमांड को लेने के लिए हम सतत प्रयासशील रहेंगे। यूकेडी के वरिष्ठ नेता जो लगातार अपनी बात कहते आ रहे थे, और अब सीधे तौर पर देखा जाए तो
यूकेडी की तरफ से एजेंडा भाग 1 यहाँ पर जारी कर दिया गया है, जिसको संकल्प नए उत्तराखंड का नाम दिया गया है। और उम्मीद यही है कि आने वाले समय में यूकेडी जब काम करेगी तो बेहतर तरीके से जनता के बीच जाएगी और जनता के मुद्दों को उठाने का काम होगा। अजीत काम्बोज, उत्तराखंड न्यूज़, देहरादून। मैनिफेस्टो तो अब जारी होगा। हाँ, वो बहुत छोटा होगा और उसमें तमाम उत्तराखंड की वो तमाम चीज़ें आएंगी, बिंदुवार आएंगी। ईश्वर भी एक ही बार देता है, जनता भी एक ही बार देती है। उसके बाद और मौका मिल गया तो अपने को स्थापित करना फिर उस पार्टी का काम। इस बार जनता मौका देगी 70 के 70। इस बार तो अपने आप में एक अच्छा संदेश है इस राज्य के लिए भी और दल के लिए भी। एक सीट पे 3-3, 4-4 लोग हैं, ये शुभ संकेत है इस राज्य के लिए। देखिए, जनता परिवर्तन चाह रही है। आप किसी भी आदमी के पास जाएंगे तो सीधे सीधे कहते हैं कांग्रेस और भाजपा ने इस प्रदेश को लूट लिया है, बर्बाद कर दिया है और अब हमें बदलाव चाहिए, परिवर्तन चाहिए। और परिवर्तन के लिए एक ही दावेदार है, उत्तराखंड का। चारों तरफ पूरा जो वातावरण है, लोग बदलाव चाह रहे हैं और जो एक वास्तविक बदलाव, जो वैकल्पिक नीतियों के साथ बदलाव हो सकता है, जनमुखी बदलाव हो सकता है, वो उत्तराखंड क्रांति दल दे सकता है। ये जनता में एक भावना है। देखिए, बदलाव निश्चित आएगा क्योंकि जो हमने मुद्दे उठाए हैं जनता के मुद्दे हैं, ये जनता के बीच से आए हैं। ऐसा नहीं है कि ये मुद्दे हम कहीं से लाए हैं। जनता इन चीज़ों को चाहती है। हमने इनको केवल एक कागज़ पे उतारा है और हम एक दल के रूप में से जनता के बीच में ले जाएंगे और जनता के बीच में ले जाके इन मुद्दों को अपना बेस बना के हम 2027 का विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे। उसके बाद आने वाले चुनाव लड़ेंगे। मूल निवास तो हमारा मेन मुद्दा है। जब हम पर्वतीय क्षेत्र में रहने वाला आदमी कह रहे हैं और जब हम मूल निवास कह रहे हैं तो मूल निवास का मतलब यह है कि जो आज हमारा उत्तराखंड का भौगोलिक क्षेत्र है जिसमें 13 जिले हैं, उन 13 के 13 जिलों के अंदर जो भी आदमी या उनके पूर्वज 26 जनवरी 1950 को रहते थे, वो आदमी जो है मूल निवासी माने जाएंगे और उनके आने वाली पीढ़ियां भी मूल निवासी मानी जाएंगी।